नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें रिसर्च की जो समस्याएं होती हैं और रिसर्च की समस्याओं में जो विशेषताएं होती हैं, उसकी जो व्यावहारिकताएं होती हैं, उस पर तमाम चर्चा करेंगे। उसके तमाम चीज़ों के बारे में, तमाम पहलुओं के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैंने रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में, अर्थात शोध समस्या के बारे में, उसके कारण के बारे में, उसके स्रोत के बारे में बहुत सारी चर्चा की है। अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य सर्च करें, क्योंकि उसमें आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट हमारे बने पड़े हैं, आपको सारे दिख जाएंगे। चाहे वो रिसर्च से संबंधित हो, चाहे वो एप्टीट्यूड से संबंधित हो, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे वो फिलोसॉफी का हो या अन्य हो, टीचर एजुकेशन हो, बहुत सारे जो फीचर्स हैं हमारे नेट की परीक्षा में या शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, वो सारे के सारे मिल जाएंगे, या जो सीटेट वाले हैं उसके भी। अब हम आ जाते हैं जो शोध समस्या की जो विशेषताएं हैं और तथा व्यावहारिकताएं हैं, जिसको कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। दरअसल अगर हम रिसर्च प्रॉब्लम अर्थात शोध समस्या की बात करेंगे तो समस्या अपने आप में बहुत बड़ी होती है, जो शोध समस्या होती है, क्योंकि शोध समस्या लेने के लिए तो एक ही होती है, लेकिन उसके स्रोतों के बारे में, उसके चर्चा के बारे में, उसके लेने से संबंधित बहुत सारी मान्यताएं, व्यावहारिकताएं होती हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो तमाम पहलुओं को हमें जानना होता है, तब हम जा कर के एक शोध समस्या का चयन करते हैं। तो उसी में किस प्रकार की शोध समस्या हो, किस प्रकार की उसकी विशेषताएं हो, किस प्रकार के उसके व्यावहारिक पक्ष हो, इस पर आज हम तमाम चर्चा करेंगे। तो ये जो शोध समस्या होती हैं, उसमें अगर हम पहली जो विशेषताएं होती हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहली जो विशेषताएं होती हैं वो क्या हो कि समाधान योग्य, कि शोध समस्या कैसी हो तो समाधान योग्य हो। अब समाधान योग्य का मतलब होता है कि जैसे हमने कई बार बताया है कि शोध समस्या जब भी हम लेते हैं तो हमारा वो साइंटिफिकली प्रूव्ड होनी चाहिए, अर्थात जो हमारी शोध समस्या है वो मतलब वैज्ञानिक पहलुओं पर उतरना चाहिए। अब अगर वैज्ञानिक रूप से अगर वो समाधान योग्य नहीं है तो हमें ऐसी समस्याओं को लेने से बचना चाहिए एज अ रिसर्च स्कॉलर। तो अब अगर समाधान योग्य की बात करते हैं तो जैसे बहुत सारे जो दार्शनिक पक्ष होते हैं, दार्शनिक जो समस्याएं होती हैं, बहुत सारे धार्मिक समस्याएं होती हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक समस्याएं होती हैं। इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो एक नए खास करके जो अनुसंधाता होते हैं उसके लिए बहुत ही दूभर वाला काम होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हम छोटा सा उदाहरण देंगे कि अब भूत होता है, भूत नहीं होता है। अब कई लोग आपको मानते हुए दिख जाएंगे कि भूत होता है, कुछ लोग आपको दिख जाएंगे कि भूत नहीं होता है। अब ये अगर कहेंगे तो ये समाधान योग्य है अथवा नहीं, तो आप देखेंगे कि जो ये साइंटिफिकली आप कुछ भी आप नहीं कह सकते हैं, आप वैज्ञानिक रूप के से समाधान योग्य इसमें नहीं कुछ है, कि वो प्रूव्ड नहीं है कि वो है अथवा नहीं है अथवा है। इस पर ये तमाम प्रकार की हमारे चिंतन होते हैं। तो जब चिंतन केवल होते हैं, लेकिन उसको हम तार्किक पक्ष रख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक पक्ष हम जब नहीं रख सकते हैं तो वो समाधान योग्य एक प्रकार से नहीं के बराबर होता है। तो ऐसी समस्याओं से हमें बचना चाहिए एज ए रिसर्चर। तो पहली जो क्राइटेरिया है, पहली जो विशेषताएं हैं वो कैसी है तो समाधान योग्य, अर्थात शोध समस्या का समाधान योग्य होना बहुत आवश्यक है। अब दूसरा जो पक्ष है वो कैसा है तो परीक्षण योग्य। परीक्षण योग्य अर्थात जो भी हमारी शोध समस्या है उसका परीक्षण योग्य होना बहुत जरूरी है, अर्थात टेस्टेबल होना। अर्थात जब हम शोध समस्या लेते हैं और शोध समस्या लेते हैं उसका आंकड़ा भी इकट्ठा कर लेते हैं, और जब हम उसका परीक्षण करने जाते हैं तो परीक्षण वो दरअसल हो
जब हम आंकड़े का संग्रहण करने जाएं तो वो वास्तविक रूप में आंकड़ा इकट्ठा हो, ऐसी समस्या हमें लेनी चाहिए जिसका कि आंकड़ा बहुत पुख्ता तरीके से मिल जाए। जो आंकड़े, ऐसे आंकड़े जो कि वो परीक्षण में वो टेस्टेबल हो, वो ऐसा नहीं कि वो टेस्टेबल है ही नहीं, ऐसी समस्या अगर हमने उठा ली जो कि टेस्टेबल नहीं है, जो जांच के क्रम में वो नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वैज्ञानिक पक्ष को की अवहेलना करता है। तो हमें ऐसी जो समस्याएं हैं, ऐसी जो परिस्थितियां हैं या ऐसी जो शोध समस्याएं हैं, इस प्रकार की शोध समस्या से नितांत रूप से बचना चाहिए। कि वो कैसी हो, शोध समस्या कैसी हो, तो परीक्षण योग्य हो। हमें ऐसी समस्या का चयन करनी चाहिए जो परीक्षण योग्य हो। अब तीसरी समस्या जो है तो वो है संबंधित आंकड़े, अर्थात संबंधित आंकड़े। संबंधित आंकड़े भी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई भी शोध समस्या ले रहे हैं और अगर संबंधित आंकड़े ही उपलब्ध नहीं हैं तो हम किस प्रकार से उसका परीक्षण कर पाने में समर्थ होंगे। तो ये परीक्षण होने से पहले हमें संबंधित आंकड़े, ऐसी शोध समस्या का चयन निश्चित रूप से करना चाहिए जिसके कि संबंधित आंकड़े हो। ऐसा नहीं कि केवल वो तार्किक रूप से हो केवल, तो आनुभविक आंकड़े भी होने चाहिए, हमारे तार्किक पक्ष भी होने चाहिए, संबंधित आंकड़े भी होने चाहिए, अर्थात वो संख्या में हो। तो जिस प्रकार से, क्योंकि संबंधित आंकड़े होंगे तभी जाकर के वो परीक्षण योग्य भी बनेंगे, अगर संबंधित आंकड़े ही नहीं रहेंगे तो परीक्षण योग्य ही नहीं बनेंगे। तो ये संबंधित आंकड़े भी उसमें पर्याप्त होनी चाहिए। फिर आपका आता है कि चरों की स्पष्टता, चरों की स्पष्टता। अब चरों की स्पष्टता का मतलब ये है कि मैंने कई बार कहा है कि जब भी आप शोध की समस्या को लेते हैं, जब भी हम शोध के पक्ष में जाते हैं, तो शोध जब भी होता है तो कम से कम उसके लिए 2 चरों का होना आवश्यक है। 2 चरों का होना आवश्यक है, कम से कम मिनिमम 2 चर। अगर 2 या अधिक चर है तो उस पर शोध समस्या ली जा सकती है, अर्थात शोध हो सकता है। अगर 2 से कम चर हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां पर शोध कर पाना संभव नहीं होता, अर्थात कम से कम शोध की समस्या को तय करने से पहले 2 चरों की स्पष्टता होनी चाहिए। अब अगर हमारे चर ही स्पष्ट नहीं हैं भैया, अगर हमारे चर ही स्पष्ट नहीं है तो उसके समाधान कहां से स्पष्ट होंगे, उसके परीक्षण कहां से स्पष्ट होंगे, उसके आंकड़े कहां से स्पष्ट होंगे, क्योंकि चर ही हमें पता नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, वो है भी नहीं है। तो अगर कोई भी स्पष्टता तो होनी चाहिए, जब भी हम शोध समस्या का चयन करते हैं तो वो स्पष्ट रूप से क्या हो, तो उसमें चर होने चाहिए। तो चर का होना ये अनिवार्य होता है, अर्थात जब भी हम करते हैं तो पहले ही हमें डिफाइन करना होता है कि इसके चर कौन कौन से हैं, क्योंकि उसी के ऊपर मूल रूप से हमारा शोध चलता है। उसका सारा का सारा शोध जो होता है, उसके जो हमें निरंतर उत्तर खोजने हैं या उसको जो हमें क्रियाशील बनाने हैं, वो संपूर्ण रूप से उसमें चरों की स्पष्टता पर ही वो निर्भर करता है। अगर चर स्पष्ट नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम चरों की स्पष्टता को देख लें कि चर अगर मिल गए तो फिर आपका जो ये चर मिल गए तो चर के बाद आपका क्या होना चाहिए, तो सीमाबद्ध होने चाहिए, सीमाबद्ध हो। अब सीमाबद्ध हो का मतलब क्या है, तो सीमाबद्ध हो का मतलब यह है कि सीमांकित होने चाहिए। जो शोध समस्या हम ले रहे हैं, तो जो शोध समस्या का चयन जिस शोध समस्या का चयन हम कर रहे हैं वो सीमांकित हो, वो एक प्रकार से वो उसका तय हो कि इसकी जो स्थिति है वो इस ब्रैकेट के अंदर ही होगा। अब कहेंगे कि ये इस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, हम एक उदाहरण देते हैं। अब मान लीजिए कि हम दिल्ली के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, तो शोध कर रहे हैं।
तो अगर शोध का कार्य हम दिल्ली के ऊपर कर रहे हैं तो संपूर्ण दिल्ली के ऊपर, चलिए छोटा सा दिल्ली है, छोटी दिल्ली है, हम यूपी ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, उस उत्तर प्रदेश के ऊपर हम शोध का कार्य कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो पता नहीं कितनी जनसंख्या है, आप देख लीजिए। अब 75 से ऊपर जिले हो गए हैं। अब 75 जिले पर आपका शोध, एक आप शोधार्थी हैं और 75 जिले हैं, भैया कहाँ कहाँ से आप कर पाएंगे? तो जब अब 75 जिले हैं और आप नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए कि एक हमने ले लिया कि माध्यमिक शिक्षक, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की कार्य संतृप्ति। अब कार्य संतृप्ति अगर हमने ले लिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों की, तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक के जो कार्य संतृप्ति के बारे में है, तो अब ये उत्तर प्रदेश पूरा को कवर कर पाना एक शोधार्थी के लिए एक प्रकार से असंभव हो जाता है। जब असंभव हो जाता है तो 75 जिले हैं, तो 75 जिले में से वो क्या करेगा? तो मान लीजिए कि वो कोई एक जिला, दो जिला वो ले लेगा। अब जो मान लीजिए कि वो एक जिला, दो जिला, चलिए 5 जिला वो ले लिया, 75 जिले में से 5 जिला वो ले लिया। अब 75 जिले में से जब 5 जिले को उन्होंने ले लिया, तो क्या होगा कि वो 5 जिलों पर संपूर्ण रूप से जितने भी माध्यमिक शिक्षक हैं उसकी कार्य संतृप्ति के बारे में वो आंकड़ा इकट्ठा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। कहाँ से वो 5 जिलों में पूरा 100%, क्योंकि उसमें वहाँ पर जो माध्यमिक स्कूल हैं उसकी संख्या तो बहुतेरे है, तो कहाँ से कर पाएगा? उसमें प्राइवेट भी है, उसमें सरकारी भी है, क्योंकि हमने तो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक कहे हैं, उसमें हमने ये तो डिफाइन ही नहीं किया कि उसमें वो प्राइवेट की बात हो रही है या सरकारी की बात हो रही है, अर्थात दोनों की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो वो संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो क्या करना है? तो ये 5 जिले को हमने चयन कर लिया, कोई भी 5 जिला हमने चयन कर लिया। अब 5 जिले में से हमने हर जिले में से कम क्या किए? तो 10-10, हर जिले में से हमने क्या किया? तो 10-10 स्कूलों को हमने ले लिया, विभिन्न स्कूलों को जो थोड़े थोड़े दूर पर हैं, थोड़े थोड़े अलग जगह पर हैं, अलग अलग प्रखंडों में हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 5 जिलों में से 5 जिलों के जो 10-10 विद्यालय हैं उसका चयन हमने कर लिया। ये तो इजी है, ये तो कर सकते हैं। अब जब हमने 5 जिलों में से 10-10 स्कूलों का चयन कर लिया, तो हमने 10 स्कूलों का चयन कर लिया, मतलब 50 स्कूल हमारे पास आ गए। अब 50 स्कूलों पर कर पाना ये संभव है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम मान लीजिए कि किसी में 20 शिक्षक हो सकते हैं, किसी में 50 भी हो सकते हैं, तो किसी में 15 भी हो सकते हैं, जो भी हो। तो 50 जगहों पर जाना ये संभव है। तो जब संभव है, क्योंकि आप शोध कर रहे हैं, छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये लेना भी अनिवार्य है। और पूरे यूपी पर है तो थोड़ा इससे भी बहुत कम लेना, ये भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि त्रुटि की समस्या भी वहाँ पर आ जाती है। तो अब जब हम 50 स्कूलों को हमने ले लिया, तो हमें ये सीमांकित अब करना पड़ेगा, अपने शोध समस्या में उल्लेख करना पड़ेगा, हमें सीमाबद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने उत्तर प्रदेश पूरा ले लिया कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों की कार्य संतृप्ति, और हम यहां पर सीमाबद्ध उसको नहीं किए और लिए कितने? तो 50 स्कूल को ही मैंने लिया है। तो 50 स्कूल के शिक्षकों को ही हमने लिया है और पूरा यहां पर लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा? कार्य का जो परिणाम होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा? एक प्रकार से उसकी वैधता, उसकी विश्वसनीयता क्या होगी? तो घट जाएगी। तो घट जाने के बजाय हमें, अगर ये हमने लिया है उत्तर प्रदेश में, हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में से शोधार्थी के द्वारा 10 जिलों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया, जिस 10 जिलों में से यादृच्छिक रूप से क्रमशः प्रत्येक जिले में से 10-10 स्कूलों का चयन यादृच्छिक रूप से किया गया। ये हमें क्या किया जाएगा? वो सीमांकित करना पड़ेगा। अब जब हम सीमांकित कर दिए,
तो अब इसकी जो शोध है, हमारा जो शोध है, इसकी जो वैधता है, इसकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने उल्लेख कर दिया कि हमने उत्तर प्रदेश में 75 जिले में से 10 जिले में से क्रमशः 10 स्कूलों को लिया गया, फलाने फलाने फलाने, और उस स्कूलों का भी हमें नाम उल्लेख करना पड़ेगा। तो ये हम सीमाबद्ध इसको कहते हैं। तो सीमाबद्ध हमें करना चाहिए। तो ये तो आपकी जो विशेषताएं हैं वो हो गई। फिर अब आ जाता है कि अब ये व्यावहारिक पक्ष। अब ये व्यावहारिक पक्ष में क्या क्या होने चाहिए, तो हम एक ही बार में लिख देते हैं। तो व्यय, समय, आंकड़े, निर्देशन और नैतिकता। 2, 3, 4, 5। अब यहां पर आप देखेंगे कि व्यावहारिक पक्ष में अगर हम शोध की बात करेंगे, शोध के समस्या को लेने में व्यावहारिक पक्ष जो हमें चुनना चाहिए वो व्यय, अर्थात जो शोधार्थी है वो व्यय कितना कर पा सकता है, अर्थात जो व्यय होना चाहिए वो किस प्रकार, तो मितव्ययी होना चाहिए। अर्थात हम किसी ऐसी समस्या को न ले लें जिसमें कि बहुत सारे खर्च हैं और उस खर्च को हम वहन ही नहीं कर पाए। जब हम एक शोधार्थी जब उसका खर्च को वहन ही नहीं कर सकता है तो वो क्या शोध पूरा संपूर्ण कर पाने में समर्थ होगा? नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा, तो इस प्रकार से हमें ये पहले से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि इसमें लगभग अनुमानित खर्च कितना आएगा। वो मिनिमम जो मितव्ययी होनी चाहिए, अर्थात जो व्यय है हमारा, हमें मितव्ययी, एक शोधार्थी को मितव्ययी होना चाहिए। फिर दूसरा है समय। समय का पाबंद बिल्कुल होना चाहिए कि हमें कितने दिनों में, कितने वर्षों में हमें शोध को पूरे कर लेना है। तो इसमें अगर ऐसा कोई शोध है, ऐसी कोई शोध समस्या है जिसमें कि बहुत लॉन्गर टाइम लगने वाला है, अब बहुत लॉन्गर टाइम लगने वाला है, तो क्या उसके पास ये केवल वो शोधार्थी केवल पूरे जीवन वो ही शोध करता रहेगा क्या? नहीं करता रहेगा। तो एक लिमिटेड समय होना चाहिए जिसमें कि वो उसके लिए बोझिल भी ना हो जाए, क्योंकि अगर बहुत लॉन्गर टाइम लग जाएगा तो क्या होगा, वो एकदम से उसमें ऊब जाएगा और ऊब करके फिर कहीं ना कहीं कदाचित वो त्याग भी दे, छोड़ दे उस रिसर्च को। तो एक लिमिटेड पीरियड होने चाहिए, एक लिमिटेड टाइम होने चाहिए जिसके अंतर्गत उसको शोध समस्या को खत्म करना है, शोध के परिणाम तक वहां पर पहुंचना है। अब तीसरा है आंकड़े। शोध समस्या हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम यहां पर चर्चा कर भी चुके हैं कि वो आंकड़े पर्याप्त मिलने चाहिए। अगर आंकड़े ही हमें पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं, ऐसे शोध से हमें बचना चाहिए। फिर निर्देशन व परामर्श, ऐसी शोध समस्या का चयन करना चाहिए जिससे कि हमें निर्देशन और परामर्श दूसरे से भी प्राप्त हो। कुछ ऐसी समस्या, ऐसी उलझी हुई समस्या अगर हमने ले ली जिसका कि कोई निर्देशन और परामर्श देने वाला भी नहीं है, तो हम बन यहाँ से भटकते रहें और कोई समस्या का हल हमारे पास नहीं आ रहा है। तो अब वो जब ऐसी समस्या अगर आ जाएगी तो वो कोई भी शोध रिसर्चर जो होगा वो क्या करेगा, तो ऊब करके छोड़ सकता है। तो इसके लिए ऐसी शोध समस्या का चयन पहले ही करना चाहिए जिसके बारे में निर्देशन और परामर्श प्राप्त होने संबंधी जानकारी हो। फिर आता है नैतिकता। हमें जब भी हम शोध समस्या का चयन करते हैं तो वो नैतिकतापूर्ण शोध होने चाहिए, क्योंकि शोध में नैतिकता बहुत महत्व रखता है। नैतिकता का मूल अर्थ होता है कि पहला तो रिसर्चर के पक्ष में, कि रिसर्चर की नैतिकता सर्वोपरि होती है शोध के हिसाब से। अगर हम देखेंगे तो कोई भी जो शोध समस्या होती है उसमें एज ए रिसर्चर हमें एकदम से न्यूट्रल होने चाहिए। हम बिल्कुल इधर हैं, एकदम बिल्कुल सीधा, न हम इधर फैले हुए हैं न हम इधर फैले हुए हैं, न हमारी मानसिकता इसके ऊपर है न इसके ऊपर है, हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब है कि जो हमारे पास डाटा आएगा और उस डाटा का परीक्षण जब होगा
उससे जो रिजल्ट आएगा हम उन चीज़ों को मानेंगे, न कि पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे कि नहीं ये यूपी है तो एकदम से बीमारू राज्य में से आता है, बिहार है तो वो खराब ही होगा, उड़ीसा है तो खराब ही होगा, दिल्ली है तो बहुत बेहतर ही होगा, केरल है तो बहुत बेहतर ही होगा। ऐसा हमें पहले से डिसाइड नहीं करना चाहिए। या लड़का है तो वो ज़्यादा तेज होगा, लड़की है तो वो कमजोर होगी, लड़की है तो वो तेज होगी, या लड़का है तो कमजोर होगा। इस प्रकार की इस प्रकार का जो पूर्वाग्रह है इससे हमें बचना चाहिए, अर्थात शोध की नैतिकता में ये चीजें। फिर दूसरी चीजें कि हमारी नैतिकता इस प्रकार की भी होनी चाहिए, खास करके शोध समस्या का चयन करते वक्त, जिससे कि हमारे जो समाज हैं, हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो राज्य हैं या कोई भी हैं, उससे किसी को हानि ना पहुंचता हो। इससे भी दूसरा मैटर ये भी है कि उससे दूसरे को हानि ना पहुंचता हो। जब हमारे अगर मान लीजिए कि हमने ऐसी समस्या का चयन कर लिया जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष पर को समस्या हो रही है, जिससे कि किसी जाति विशेष को समस्या हो रही है, किसी धर्म विशेष को समस्या हो रही है, अर्थात ऐसी समस्याओं से हमें बचना चाहिए जिससे किसी व्यक्तिशः या जो भी चीज़ें हैं उसको वो हानि पहुंचता हो या उसको वो ठेस पहुंचाता हो। तो इस प्रकार की समस्या से हमें बचना चाहिए, अर्थात नैतिकता का ह्रास नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को आपने बेहतर समझा होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।